हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के सभी टॉपिक्स के बारे में। और ये जो आपको एक नोट्स मिलने जा रहा है, ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखा हुआ है। और आपके एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो इसके लिए कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कंप्लीट हिंदी है यहाँ पर। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स के आधार पर जिसे आप पढ़ के जाएंगे और बेहतर स्कोर भी करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम दें, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आती है, जिस भी आपकी वैकेंसी में हिंदी आती है, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो है हमारे नोट्स में सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है आपके सामने, कारक। क्या लिखा हुआ है? कारक। आप ये ना सोचें कि वर्णमाला से स्टार्ट नहीं किया आपने, वर्णमाला पहला टॉपिक होता है। सारे टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक को पहले हम लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो कारक आ गया है सबसे पहले यहाँ पर, तो कारक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। अच्छा पीडीएफ है यहाँ पर, ये खुद लिखा हुआ नोट्स है, समझिएगा इसको। देखिए, बात करें कारक में तो सबसे पहले आता है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? मतलब काम को करने वाला। जैसे इसमें प्रत्यक्ष रूप से काम करे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करे, काम को करने वाला हो जाएगा कर्ता कारक में। जैसे राम ने रोटी खाई, तो रोटी किसने खाई? आप बताएंगे राम ने। तो राम रोटी खाने वाला है, मतलब काम को करने वाला है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। ये सीता गीत गाती है, गीत कौन गाता है? सीता। तो सीता गीत को गा रही है, सीता काम कर रही है, जो भी काम करेगा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। मोहन को पढ़ना चाहिए, किसको? मोहन। कौन काम करेगा? कौन पढ़ना किसे चाहिए? मोहन को। मतलब अगर पढ़ाई करेगा तो पढ़ाई करेगा कौन? मोहन। कर्ता कारक। उसके द्वारा पढ़ना चाहिए, उसके द्वारा किसे से कहा जाए कि उसके द्वारा पढ़ना चाहिए? जो पढ़ेगा उसके द्वारा ही काम करना चाहिए। तो जो काम करने वाला होगा वो क्या होगा? कर्ता कारक। जैसे राम द्वारा रावण मारा गया, मारा किसने? राम ने मारा ना। किसको मारा? रावण को। तो वो रावण अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। मतलब जो भी काम करने वाला है वो आपका हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, जैसे आगे समझो, ये तो रही कर्ता कारक की बात। अभी सारे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे आगे लिखा हुआ है कर्म कारक। क्या लिखा हुआ है? कर्म कारक। ये समझो, कर्म कारक क्या होता है? को। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, ये तो पढ़ा आपने। देखो ना, ये यहाँ पे लिखा मोहन को पढ़ना चाहिए, तो आप ये मोहन कर्म कारक नहीं लगाएंगे यहाँ पर, समझना बात। आप ये समझिए, कर्ता ने कर्म को से मतलब नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर को से मतलब नहीं है, बात गहराई की समझना। कि मोहन को पढ़ना चाहिए, मतलब जो काम है मोहन ही करने वाला है, पढ़ाई मोहन करने वाला है, तो यहाँ पे मोहन कर्ता कारक है, न कि कर्म कारक। इन चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखो, अगर कर्म कारक के लिए क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को, ये प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसकी पहचान करेंगे क्या, किसको करके इसकी पहचान हो जाएगी। जैसे महेश ने पानी पिया, तो क्वेश्चन क्या करेंगे? किसने पानी पिया? किसने या महेश ने क्या पिया? किसने कहेंगे, किसने पानी पिया, तो हो जाएगा महेश। तो महेश हो जाएगा काम को करने वाला, मतलब महेश हो जाएगा कर्ता कारक यहाँ पर। महेश ने क्या किया? तो महेश ने पानी पिया, तो ये पानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्म कारक। इसमें दोनों हो गए। जैसे माँ ने बेटे को खाना खिलाया, माँ ने मतलब किसने काम किया? माँ ने काम किया, तो माँ हो गया कर्ता कारक। ठीक। बेटे को खाना खिलाया, किसको खिलाया? बेटे को खिलाया। माँ ने काम किया किसके लिए? किसके लिए? बेटे के लिए, तो बेटा हो गया कर्म कारक। क्या खिलाया? खाना, तो इसमें ये भी हो जाएगा कर्म कारक। बात समझे आप लोग? माँ ने, ये तो हो जाएगा आपका कर्ता कारक। बेटे को खाना खिलाया, तो बेटे को ये हो जाएगा कर्म कारक, खाना हो जाएगा कर्म कारक। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर वाक्य में आ जाए दोनों ओर, ये कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये आ जाए तीनों तरफ, ये आ जाए जाने के अर्थ में, जब भी बात हो समझना, तो वहाँ पर होता है आपका कर्म कारक। समझो सही से। जहाँ पर क्या क्या चीज़ आ जाए, जहाँ पर चीज़ आ जाए दोनों ओर, तीनों तरफ, या जाने की बात हो तब। जैसे घर में चारों तरफ बगीचा है,
दोनों ओर, तीनों ओर, चारों तरफ, तो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है वो, ठीक है। घर में चारों तरफ बगीचा है, तो कौन सा कारक है पूछेगा एग्जाम में, अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है तो क्या बताएंगे आप लोग, इसमें कर्म कारक है। कौन सा? कर्म कारक। वह बाजार जाता है, तो बाजार को जाता है, इसको क्या मानेंगे, कोई यहाँ पे लिखेगा नहीं एग्जामिनर, आपको ये समझना पड़ेगा कि वह बाजार को जाता है, ठीक है। जाने के अर्थ में जब भी बात हो, जाने के अर्थ में बाजार जाता है मतलब बाजार जाने के लिए जब भी जाना हो किसी को कहीं भी, तो जाने के अर्थ में कर्म कारक होता है। तो ऐसे भी हो सकता है बाजार को जाता है, या याद कर लीजिएगा आप कि जब भी दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर इसकी बात करें या जाने की बात करें तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। थोड़ा और समझो आप लोग, अगला समझो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मुनि वन में जाते हैं, जब भी जाने की बात करेगा तो कर्म कारक। और अगर वाक्य हो आपका कि मुनि वन में रहते हैं, वन में रहते हैं, में पे पर, तो क्या आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। में पे पर पता होता है अधिकरण। तो आप लोग ये समझिए, भाई बताओ, मैं हमने सिर्फ अभी आपको दो बताए हैं, हमने सिर्फ आपको अभी दो कारकों के बारे में बताया है। एक बताया मैंने आपको कर्ता कारक, एक बताया आपको सिर्फ कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक की मेन चीज़ क्या थी, ये थी लाइन कि दोनों, तीनों, चारों ओर या जाने की जब भी बात करें तो ये कर्म कारक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कर्ण कारक समझो आप लोग। कर्ण कारक क्या होता है, से या के द्वारा जब कोई साधन से काम हो, कोई साधन से, जैसे तुम कलम से लिखते हो, कलम के द्वारा लिखते हो, और या कलम से लिखते हो। लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है या पेड़ काटता है। काम कौन कर रहा है आप बताएंगे, लकड़हारा, तो हो जाएगा कर्ता कारक, पढ़ाया मैंने। क्या करता है, पेड़ काटता है, क्या क्या करके क्वेश्चन आ जाए तो होता है कर्म कारक। क्या होता है, ये कर्म कारक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक, ये ठीक है, कारक लिख लेना यहाँ पे, ये तो हो जाएगा पेड़ को काटता है, क्या काटता है, पेड़, तो कर्म कारक। और किससे, किस साधन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई साधन का इस्तेमाल कर रहा हो जब, तो होता है कर्ण कारक, तो कुल्हाड़ी हो जाएगा आपका कर्ण कारक। बताओ, कर्ण कारक समझ में आया। कर्ण कारक मतलब से या के द्वारा कोई साधन से काम हो, जैसे तुम कलम से लिखते हो, लिखने का काम। लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है। लकड़हारा मतलब काम करने वाला, कर्ता कारक हो गया। किसको काटता है, पेड़ को, ये क्या काटता है। और किससे हो जाए, जबकि किसके द्वारा काम किया जाता है, कुल्हाड़ी के द्वारा, ये कर्म कारक हो गया। चलो आगे देखते हैं। कर्म कारक, आपने पढ़ा कर्ता कर्म करण पढ़ा, और कर्ण अभी आप ही समझो, अंग भंग की बात हो, ये कर्ण चल रहा है अभी, ठीक है, कर्ण कारक के साथ हो, या समय पूछना या बताना हो। फिर समझो, अंग भंग की बात कर रहा हो, के साथ समय पूछना या बताना, तो वहाँ भी कर्ण कारक होता है। जैसे वह एक आंख से काना है, पूछेगा इसमें कि कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे, कर्ण कारक है। वह लंगड़ा है, क्या बताएंगे, कर्ण कारक है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं बहुत ही, ये नहीं कि आप एक किताब पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। इस नोट्स को बनाने में मेहनत नहीं लगी है, और ये आप पढ़ेंगे, इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, हाँ, कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, तो आप बताएंगे हाँ सही बताया है आपने। जैसे अंग भंग का मतलब क्या हो जाएगा, अंग भंग का मतलब सीधा है, जैसे आंख से काना है, लंगड़ा पैर से, ठीक है, या उसका मतलब अंग भंग मतलब अंग उसका सही ना हो, यही तो बात है यहाँ पर हुई जाके। अब ये के साथ अगर आ जाए कि रमेश पिता के साथ टहलने जाता है, आप समझ जाओ अगर के साथ आ गया तो कर्ण कारक है। या समय पूछना बताना हो कि घड़ी में कितने बजे हैं, कौन सा कारक है, कर्ण कारक। उसे रात 9 बजे शहर जाना है, समय बताया, समय की बात जब भी आ गई तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ण कारक। बात आई समझ में, नहीं आई ये बताओ। मैं अभी तक हमने आपको ये बताया कर्ण कारक, से या के द्वारा कोई साधन से काम हो, तुम कलम से लिखते हो, लकड़हारा कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ये बात हो गई इसके बारे में। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर पूछता है वो ऐसे ही पूछता है वाक्यों को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक समझ दीजिएगा आप लोग। कर्ण कारक के लिए क्या हो जाएगा कि वह एक आंख से काना है, वह लंगड़ा है।
रमेश पिता के साथ टहलने जाता है, या घड़ी में कितने बजे हैं, या उसे रात 9 बजे शहर जाना है। समय पूछना हो, बताना हो, के साथ की बात हो तो वहाँ पे कर्णकारक होता है। चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा हुआ है संप्रदान। संप्रदान, देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए या को भी आ जाता है। जैसे राम सब्जी खरीदने बाजार गया। समझना, सबसे पहली बात, काम किया किसने, बाजार गया कौन, आप बताएंगे राम। काम करने वाला कर्ता कारक, ठीक है। राम बाजार क्यों गया, आप बताएंगे सब्जी को खरीदने के लिए। सब्जी हो जाएगी कर्म कारक। संप्रदान मतलब होता है के लिए, खरीदने के लिए गया, तो खरीदना क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और बाजार क्या, राम बाजार गया, कहाँ गया, बाजार, कर्म कारक। तो सारी चीज़ों को समझो पहले आप लोग। राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक। सब्जी क्या हो जाएगा, सब्जी को खरीदने के लिए गया, कर्म कारक। खरीदना मतलब क्या लगाएंगे इसके लिए, खरीदने के लिए, मतलब संप्रदान कारक हो जाएगा। बाजार को गया, बाजार, जाने के अर्थ में क्या लगाएंगे, कर्म कारक। पता है आपको, बताया मैंने अभी, जस्ट अभी कर्म कारक पढ़ा रहा था तब बताया मैंने आपको कि जाने की अर्थ वो था कि मुनि वन में जाते हैं। आप मे को नहीं देखेंगे वहाँ पर, वन को जाते हैं समझ कर, बाकी में लिखेंगे कर्म कारक। और एक था वन में रहते हैं, तो अधिकरण हो जाएगा। बातें बताई थी आपको, ध्यान रखना। अगला है कि वह मुझसे मिलने आई, तो क्या करना है, मिलने के लिए आई, संप्रदान हो जाएगा। मैंने भाई को खिलौना दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई के लिए खिलौना दिया, संप्रदान। आगे समझो थोड़ा सा। जब भी बात करें नमस्कार या सदा के लिए दान कोई चीज़ दे दें, जब भी नमस्कार की बात आ जाए, प्रमाण, जैसे किसी को आपने नमस्कार किया, नमस्ते किया, ठीक है, प्रणाम किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान। या कोई भी चीज़ आपने सदा के लिए किसी को दान में दे दी, तो वहाँ पे भी संप्रदान आ जाएगा। तो क्लियर बात हुई। जैसे पिताजी को सादर प्रणाम है, प्रणाम आया तो संप्रदान। ताऊ जी को मेरा नमस्कार है, ये तो लिखा हुआ है, ताऊ जी को मेरा नमस्कार है, नमस्कार आया यहाँ पे, ठीक है। तो जो नमस्कार यहाँ पर आ गया है, तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। मैंने भिखारी को भीख दी, मान लीजिए भीख ने आपने 5 रुपये दे दिए, तो उसको आपने 5 रुपये दान कर दिए भिखारी को। अब आप उससे भी 5 रुपये मांगेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भीख दी किसी को, आपने किसी को कंबल दे दिया दान में, या आपने किसी को कंबल बांट दिया, तो जो चीज़ आपने दे दी है तो दान में दे दी, बिल्कुल सदा के लिए, मांगना नहीं है आपको। आपने किसी दोस्त को 1000 रुपये दिए, तो आप उसको मांग लेंगे तो संप्रदान नहीं होगा वो, ठीक। आपने किसी गरीब की मदद करी, 100 रुपये उसको दे दिए, तो वो आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ सदा के लिए दान दे दी जाए वो क्या होती है आपकी, वो होती है संप्रदान कारक वहाँ पर। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये हिंदी का नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इसको सही समझिएगा आप लोग। आगे देखो आप लोग। अब देखो, जैसे अपादान कारक लिखा हुआ है, मतलब से अलग होने के अर्थ में होता है अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब भी अलग होने की बात करेगा वहाँ पे अपादान होगा। आपसे कह दिया जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, जब भी अलग होने की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। जैसे खरगोश बाघ से डरता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, खरगोश बाघ से डरता है, तो अपादान कारक। जब भी तुलना करें, देखिए मेन कीवर्ड क्या यहाँ पर है, तुलना करना, कि सीता मोहन से लंबी है, तुलना की गई है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अपादान कारक। नमस्कार की बात करेंगे, संप्रदान कारक। सदा के लिए दान की बात, संप्रदान। अंग भंग कर्ण कारक, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कहीं जाने के अर्थ में, दोनों ओर, चारों ओर, कर्म कारक। कोई काम किसी के द्वारा किया जाना, कर्ता कारक। सारी चीज़ बता चुका हूँ। आगे देखो, संबंध कारक क्या है, काकी के राधी रे, उस वृद्ध व्यक्ति की 3 पुत्रियां हैं, पुत्रियों का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से है। मेरा भाई मुझे ऐसा नहीं करने देगा,
मेरा भाई रा, रमेश का भाई, रमेश का भाई रमेश से संबंधित है, मेरी पुत्री मुझसे संबंधित, संबंध कारक हो गया। जब वस्तु सदा के लिए दान ना दी जाए तो होता है संबंध कारक। जब कोई चीज सदा के लिए दान दे दी जाए होता है संप्रदान कारक। देखो जैसे हमने धोबी को कपड़े दे दिए, अब आपने धोबी को कपड़े दे दिए तो धोबी कपड़े धुल के आपको दे देगा, वापस रिटर्न करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, संबंध कारक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। मैंने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए, आपने उधार दिए हैं दोस्त को, बिल्कुल दान नहीं किए, तो क्या हो जाएगा संबंध कारक। और हमारा आपसे कहना है कि मैंने ये पुस्तक एक भिखारी को दे दी, दान में दे दी, ये हम आपसे कहते हैं कपड़े भिखारी को दे दिए, कपड़े भिखारी वापस नहीं करेगा आके, जो चीज़ आपको वापस ना आए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा संबंध कारक, समझ गए, सॉरी संबंध कारक वहाँ पे हो जाएगा, चीज़ वापस आ जाए, वापस ना आए वहाँ पे क्या हो जाएगा संप्रदान कारक। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखते, अधिकरण देखिएगा। अधिकरण कारक हो जाएगा मैं पद ऊपर, जैसे वह अगले साल आएगा, वह अगले साल में आएगा, ऐसे। संबंध के लिए क्या कहते हैं, हो, है, अरे, ओह, ये कहते हैं ना, जैसे है रा, ये लड़का मानता नहीं, है आ जाए, अरे आ जाए, ओह, ऐसे संबंध संबोधन वाले शब्द हो, तो वहाँ पे होता है संबोधन कारक। तो इस प्रकार से आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हुआ है, सारे कीवर्ड्स थे जिसमें हमने आपको सारा समझाया है। अब आपको करना क्या है, आपको काम ये करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, सारी चीज़ आप सही से समझ भी जाएंगे क्या है क्या नहीं है, और आपको ठीक भी लगेगा यहाँ पर। अब देखिए एक टॉपिक तो हुआ हमारा कंप्लीट, अगला टॉपिक है आपका सामने यहाँ पर विराम चिन्ह। कौन सा टॉपिक है, विराम चिन्ह का टॉपिक है। ये विराम चिन्ह यहाँ पर क्या है इसको समझो। जैसे पूर्ण विराम क्या होता है, पहचानने को होता है कंप्लीट लगा हुआ है पूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या उप विराम कहते हैं जब ये दो बिंदी लगी होती हैं। और अर्ध विराम क्या होता है, बिंदी लगा के कामा लगा दो नीचे, बिंदी लगा के कामा लगाओ, ठीक है सर, ऊपर बिंदी लगी हो नीचे कामा लगा दो। और अल्प विराम कैसे कहते हैं, कामा को, ये याद कर लीजिएगा पहले 4, ठीक है। विराम क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम तो ये फुल स्टॉप होता है, लगाते हैं इस प्रकार से। अपूर्ण विराम या उपविराम ये ऐसे लगाते हैं 2 बिंदी। अर्ध विराम कैसे होता है, ऐसे लगा के कामा लगा देते हैं। अब अल्प विराम मतलब केवल कामा लगाते हैं। ये 4 याद कर लीजिए, आगे बढ़िए। पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। देखो आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, आप ये सब जानते हो, विस्मयादिबोधक जानते हो आप, ऐसे लाइन करके नीचे लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। निर्देशक क्या होता है, ये बीच में लगाते हैं, थोड़ा बड़ा सा होता है निर्देशक, और योजक छोटा सा लगता है, बीच में ही होता है डेस। कोष्टक भी जानते हैं आप। लाघव चिन्ह ये कौन सा होता है, ये होता है लाघव चिन्ह, सही समझो। लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं और ये लगा दिया तो ये लाघव चिन्ह लगा यहाँ पर। विवरण कोई चीज़ में व्याख्या वगैरह लिखनी होती है इस प्रकार से लगा के लिख देते हैं, तो ये विवरण हो गया, इसका विवरण मिलेगा। लोभ चिन्ह होता है, ये डेट करना है, लोभ चिन्ह। त्रुटि होती है, मतलब कहीं भी नहीं कोई गलती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लगा देते हैं कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे छूट गई है, तो ऊपर लिख देते हैं ये होती है त्रुटि चिन्ह। इसको ही हंस पद चिन्ह कहते हैं, हंस पद चिन्ह, ये ऐसे लगा देते हैं। ये तो है, आगे देखो। अब देखो ये अनुवृत्ति चिन्ह, कोई भी चीज़ लाइन ऊपर लिखी हुई है उसी को नीचे लिखना है, तो ये लगा देते हैं इस प्रकार से, डेस जस्ट कर देते हैं नीचे की, यही चीज़ ऊपर की नीचे उतर आई है, तो हो जाएगा अनुवृत्ति चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, जिससे ये लगाते हैं इस प्रकार से, कोई भी चीज़ को बंद करते हैं इस प्रकार से ऊपर कोष्टकों में, इधर साइड से इस साइड से। और अवतरण चिन्ह क्या होता है, ये 2 कामा जो होते हैं वो होते हैं आपके ऊपर वाले लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में, वही होते हैं अवतरण चिन्ह। तो ये रहा विराम चिन्ह के बारे में। एग्जामिनर आपसे पूछता है ऐसे कि चिन्ह बना के ये कौन सा चिन्ह होता है, जैसे चिन्ह बना देगा, एक पूछेगा कौन सा चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, इस प्रकार से पूछता है। लाघव चिन्ह ये क्या, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये एक नोट्स है, ये इसमें ये नोट्स है, इसका मतलब क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट जो भी होगा सारा इसमें सम्मिलित होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट होगा। आगे देखो, अब देखिए यहाँ पे शुरू हो गई संज्ञा के बारे में, बात शुरू हो गई है आपकी संज्ञा के बारे में। संज्ञा में बात क्या की जाए, सबसे पहले देखिएगा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, जिनका कुछ अर्थ होता है। निरर्थक का कुछ मतलब नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। अब हम लोग देखना, समझना आप लोग एक एक चीज़ के बारे में सही से समझेंगे अभी। तो पहले सार्थक शब्द समझ लीजिएगा। सार्थक शब्द को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द शब्द पहले संज्ञा आपने देखा, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द को देखा है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आप याद कर लेना। अब रचना के क्वेश्चन पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, 3 प्रकार के। अगर रचना के आधार पर आपसे शब्द पूछे, आप क्या बताएंगे? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा, आप नाम बताइएगा, तो रूढ़ शब्द हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे और योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। अच्छा, यौगिक में क्या होता है? जैसे संधि हो जाएगा, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी आते हैं यौगिक में। क्या में आते हैं? यौगिक। अच्छा ठीक है, जरा आगे समझ लो थोड़ा सा। अगर हम लोग बात कर लें कि उत्पत्ति के आधार पर समझाओ, तो तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा, संकर हो जाएगा, देसी। ये शब्द जो होते हैं वो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम हो गया आपका, तद्भव हो गया, देशज, विदेशी, संकर शब्द ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर पढ़ा हमने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ के आधार पर क्या पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक। ये हो जाएंगे आपके अर्थ के आधार पर। जैसे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक। ये हो जाएंगे आपके अर्थ के आधार पर। याद कर लेना इन चीज़ों को। अच्छा, हम समझने वाले यहाँ पर क्या हैं अब, ये देखो आप लोग। निरर्थक शब्द जो थे आपके विकारी और अविकारी, अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द क्या है, इसको भी सही से समझो। विकारी शब्द क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आते हैं 4 विकारी में। और अविकारी क्या है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 आते हैं अविकारी शब्द में। तो विकारी को भी समझ लीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि आते हैं अविकारी में। इनको भी आपको याद करना है। तो आप लोग ये मैप तो उसका समझे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या बताया, शब्द बताया। सबसे पहले आपको शब्द समझा आपने, सार्थक शब्द समझे, निरर्थक शब्द समझे, इसमें विकारी अविकारी समझ लिए निरर्थक में। और अविकारी को आप अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। तो ये अविकारी शब्द हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके? ये शब्द अव्यय भी हो जाएंगे। ये मत समझना कि अव्यय नहीं है, ये अव्यय भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं क्लियर यहाँ पर। थोड़ा और समझो आप अभी। जो लिखा हुआ है संज्ञा के प्रकार, संज्ञा चल रही थी वहाँ पर, तो संज्ञा में संज्ञा के प्रकार समझना है। संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्य प्रकार होते हैं आपके 3। संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो मुख्य प्रकार होते हैं 3 और संज्ञा के वैसे प्रकार 5। प्रकार कौन कौन से देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब क्वेश्चन आता है इनमें से ही। कैसे आता है समझो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है। किसी जाति का नाम कह रहा है कि पूरी जात के लिए, कि जैसे आपसे कह दे लड़के, आदमी, औरत, तो सभी औरतें आ जाएंगी, सभी आदमी आ जाएंगे, जातिवाचक हो। सभी नदियाँ आ जाएंगी, नदी, पहाड़, पर्वत सभी आ जाते हैं उसमें। भाववाचक क्या होता है? जैसे क्रोध, भावना जिसमें हो, घृणा की भावना हो, प्रेम, ईमानदारी, बुराई, बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक। अगर समूहवाचक की बात करें तो झुंड हो जाएगा, वर्ग, परिवार, ठीक है, सभा हो जाएगा, सेना हो जाएगा। झुंड ग्रुप होता है ना। समूहवाचक क्या है? इसमें ग्रुप हो, समूह आपका पूरा बने, झुंड बना, वर्ग, परिवार, सभा, सेना, ये। और अगर द्रव्यवाचक की बात करें तो हो जाएगा सोना, लोहा, तेल, आटा, ये सभी हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक में। इतनी तो बात तो आपके समझ में आई होगी, ये बताओ मैं। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आई हैं तो समझ लीजिएगा आप बहुत ही बेहतर सीख रहे हैं। और लास्ट तक आपका हिंदी का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग अगर अभी तक जितना हिंदी पढ़ चुके हैं, आपका बहुत ही बेहतर यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे देखेंगे।
आगे क्या है यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बात है। अब सर्वनाम क्या कह रहा है, सर्वनाम माने सबका नाम। कैसे समझाता हूँ, भेद कितने होते हैं इसके 6। पहले तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि सारी चीज़ें हो सकें, एक बार में सब समझ सकें। जैसे मैं समझा आपको सब दूंगा। जैसे लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही यहाँ पर है। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं। आपने जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़े होंगे उसमें आता है मैं हम, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। उत्तम पुरुष मैं हम, इनकी फैमिली, इनका परिवार आएगा। मध्यम पुरुष माने तुम और आप तुम या कुछ भी कह सकते हैं, तुम या आप कहते हैं ना। अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये आ जाएंगे आपके अन्य पुरुष में। इनको याद कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं हम, मध्यम पुरुष मतलब तुम या आप, और अन्य पुरुष का मतलब वह, यह, वे, ये। आगे देखो अच्छा अब आप लोग, जैसे लिखा हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार हो जाएगा, 6 होते हैं, 6 हो जाएंगे भी, रुक जाओ। व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित जानकारी दी जाती हो, बिल्कुल निश्चित। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है। वह मेरा घर है, पक्का है कि मैं बता चुका हूँ कि वह घर मेरा है, तो इसका मतलब मेरा है, निश्चित। और अनिश्चित क्या है, निश्चित ना हो जो। जैसे कोई या कुछ, जैसे बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है, हम कह रहे हैं बाहर श्याम खड़ा है, तो निश्चित है ना कि श्याम खड़ा है, तो हो जाएगा आपका निश्चय पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम। और हम कहते हैं कि कुछ दे दीजिए, आपसे कहें कुछ दे दीजिए, आप बताएं क्या दे दें, कुछ तो बताओ। और हम अगर आपसे कहते हैं कि आप मुझे एक किताब दे दीजिए, तो आपको पता है कि किताब मांग रहा है। और क्लियर और कर दूँ, मैं आपसे कह दूँ कि मुझे आप एक इंग्लिश की किताब दे दीजिए, निश्चित हो गया कि इंग्लिश की किताब देनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ दे दीजिए, ऐसे क्या क्या देंगे, किताब देंगे, कलम देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जब भी बात निश्चित की करे, कोई निश्चय चीज़ हो कि ये टेबल मेरी है या ये कमरा मेरा है, तो मेरा है, ठीक है, तब निश्चित है। और अनिश्चित क्या है कि पता ही ना हो क्या है क्या नहीं है, तब अनिश्चित हो जाएगा। तो ये तो 3 हुए, आगे समझो। और जैसे लिखा हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब प्रश्नवाचक बात की बाकी मतलब जैसे बात करेगी कि तुम कब आ रहे हो, ठीक, तुमने क्या खाया, ये क्वेश्चन मार्क वाले से बात करें। संबंधवाचक में क्या होता है, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ऐसे जब चीज़ें आती हैं संबंधवाचक। निज और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, स्वयं। निज माने स्वयं होता है, अपने आप या खुद, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप बेहतर से बेहतर सीख जाएं। ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आप लोग सीख जाएं, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए, देखिए आपने हिंदी तो पढ़ी रही है हमारे चैनल से, अच्छा पढ़ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी बताइएगा, कुछ भी विशेष आपके लिए क्या ही जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा। और हम लोग आ गए हैं, अगला टॉपिक हमारा आ गया है विशेषण। आपने सर्वनाम पढ़ लिया, संज्ञा भी पढ़ लिया, विशेषण देखेंगे, विशेषण क्या होता है। राम बहुत ईमानदार है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताएंगे, जिसकी विशेषता बताएंगे, जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो राम क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा आपका विशेष। राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम कैसा है, आप कहेंगे ईमानदार है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और कितना ईमानदार है, बहुत। अगर विशेषण की विशेषता बताएं तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। अगर विशेषण की विशेषता बताएं तो कहते हैं प्रविशेषण। बात समझिए आप लोग। जैसे मैंने कहा, इसी को समझो, पहले समझते हुए चलो, सब नोट्स अच्छा समझ में आएगा कि राम बहुत ईमानदार है। भाई राम विशेष हो गया क्योंकि राम की हमने बताई ये बात कि राम ईमानदार है। कैसा है राम, ईमानदार है, ईमानदार विशेषण। और हम आपसे कह रहे हैं राम ईमानदार है, हमने कह दिया ईमानदार विशेषण हो गया। अब हम कह रहे हैं राम बहुत ईमानदार है। भाई ईमानदार तो विशेषण है, अगर हम विशेषण की भी विशेषता बताने लगे तो हो जाएगा प्रविशेषण। ये है बात। अगला है कि तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे, ठीक है। तुम तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये समझना, तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे।
अब यहाँ पर तुम यहाँ पर कोई विशेष नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी विशेषता नहीं बता रहा है। जैसे यहाँ पे तो था कि राम ईमानदार है, तो ईमानदार किसकी विशेषता है? राम की, तो ये विशेष हो गया। यहाँ पर ये तुम्हारी विशेषता नहीं है कि तुम बहुत सुनसान जगह पे गए थे, तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। ये बिल्कुल सुनसान जगह, जगह कैसी थी? जगह थी सुनसान। ये जगह की क्वालिटी है कि सुनसान है वो। तो विशेष क्या हो जाएगा? जगह जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस जगह की विशेषता बताई जा रही है कि जगह कैसी थी? सुनसान थी, तो जगह आपका हो जाएगा विशेष से। ठीक, कैसी थी? सुनसान, तो सुनसान क्या हो जाएगा? आपका विशेषण। ठीक, और कितनी? बिल्कुल सुनसान, तो बिल्कुल के लिए हो जाएगा प्रविशेष से। बताओ, समझ में आई होगी आपको बात। ये विशेषण सुनसान है, तो सुनसान से पहले क्या आया? बिल्कुल सुनसान। ये सुनसान की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। बताओ, बात समझ में आई नहीं? आई होगी। चलो आगे देखते हैं। और हम अभी विशेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? आप याद कर लीजिए, 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, इस चीज को समझ लेते हैं पहले। गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध। अगर ये चीज आ रही है तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। किसी के गुण के बारे में, दोष है क्या, रंग, दिशा क्या है, आकार क्या है, अवस्था कैसी है, स्थान, गंध, ये। और संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या का जिक्र किया जाए जब। निश्चयवाचक विशेषण क्या है? कि मैंने 4 लड़कों को पढ़ाया, 4 लड़कों को पढ़ाया। तो ये विशेषण है किसका? लड़कों की संख्या दे रखी है यहाँ पे 4, हमें क्लियर है। निश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़कों की विशेष। एक तो ये संख्यावाचक में निश्चय हो गया 4 लड़कों को, एक अनिश्चय होता है। अनिश्चय क्या होता है? ये देखो अगला लिखा हुआ है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की मैंने कुछ पेंसिल खरीदी। संख्या ही नहीं पता, ये विशेषण हो जाएगा कुछ। और किसके बारे में बता रहा है? पेंसिल की विशेषता बता रही है, तो ये विशेष हो जाएगा आपका पेंसिल। दोनों बातें हो गई। अच्छा, आप लोग एक बात और समझो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसे माप तौल की बात करें, नंबर 1 लिखा, जो निश्चित में हो जाएगा, उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। 10 मीटर परिमाण बता रहा है। अनिश्चित में क्या हो जाएगा? निश्चित हो गया कि 10 मीटर कपड़ा खरीदा उसने। और आपसे अगर कह दे कि मैं कल बहुत सारा दूध लाया, पता ही नहीं है कितना लाया, कह रहे हैं 10 लीटर दूध लाया, तो निश्चित हो जाएगा परिमाणवाचक। माप की बात करें, अब बहुत सारा तो क्लियर ही नहीं है कि कितना सारा लाया, निश्चय हो जाएगा आपका अनिश्चित। 3 हो गए। चौथा क्या आपका है? चौथा आपका ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होता है? जो शब्द सर्वनाम होते हुए विशेषण का कार्य करें उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे लिखा हुआ है यह मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल है, निश्चित वाचक है कि यह मेरा मोबाइल है, तो निश्चय हो जाएगा आपका। अब ये किताबें किसकी है? वह पंखा तुम्हारा है, ये मोबाइल मेरा है। अब यहाँ पे क्या है? ये मोबाइल कौन सा वाला? ये वाला मोबाइल जो मेरे पास है, ये किसका है? या पंखा नहीं, वह वो रखा हुआ है दूर, वह पंखा। और किताबें, ये किताबें। तो ये चीज़ें जो है, ये वह ये हो जाएगा आपका विशेषण। क्यों? क्योंकि इसकी बता रहा है कि किताबें कौन सी, ये वाली किताबें। यह पंखा कौन सा वाला? वह वाला पंखा। मोबाइल कौन सा? ये वाला मोबाइल। तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी विशेषण में। समझना। आगे देखो विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, डिग्री। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तम अवस्था। जैसे आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, यही होती है 3। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। आगे देखो, अब आपकी बात यहाँ पे शुरू हो गई है क्रिया के बारे में। किसके बारे में? क्रिया के बारे में यहाँ पे बात शुरू हुई है। मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्या या किसको का प्रश्न करके आप चेक करेंगे। सकर्मक क्रिया क्या होती है? क्या या किसको का अगर आप प्रश्न करके चेक करेंगे पता लग जाएगा। बची हुई अकर्मक। अगर सकर्मक ना हुई तो अकर्मक। बताओ ना, अगर सकर्मक ना हुई तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। चेक कैसे करोगे? क्या या किसको करके प्रश्न करो। प्रश्न करने पर जो भी रिप्लाई आ जाए, अगर प्रश्न करने पर अगर आपको कोई जवाब मिल जाता है तो समझ लीजिएगा सकर्मक है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो समझ लीजिएगा
अकर्मक है। ये तो समझ में आ गई होगी कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, 6। अब ये समझना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा गया है। पहले सुनो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है। कर्ता जो है काम करने वाला स्वयं काम को नहीं करेगा, काम दूसरे से करवाएगा। जैसे पकवाना, पकाया नहीं स्वयं, पकवाया किसी के द्वारा। हंसाना, धुलवाना, मतलब दूसरे को हंसाया उसने, दूसरे से धुलवाया, धोया नहीं अपने आप। जैसे एक मूल क्रिया क्या आपकी है, हंसना। प्रथम पढ़नार्थक क्या हो जाएगा, हंसाना। पढ़नार्थक ये है पढ़ना पढ़ाना, ये हो जाएगा। और द्वितीय पढ़नार्थक क्या हो जाएगा, हंसना का हंसवाना, पढ़ना का पढ़वाना। ठीक है, ये आपका प्रणर्थक हो जाएगा। ये प्रथम प्रणर्थक, द्वितीय प्रणर्थक, ये भी समझना आप लोग। तो एक तो ये पढ़ लिया हमने प्रणर्थक क्रिया। अब आगे देखो, ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो, जैसे खाना खाकर चाय पीकर। जैसे रमेश खाना खाकर जाता है, जाता है जाना भी क्रिया है और खाना खाना भी क्रिया है, लेकिन पहले उसने खाना खाया, खाना खाकर फिर जाता है दोबारा, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। वह चाय पीकर गया, पहले उसने चाय पी, पहले काम चाय पीने का हुआ, पूर्वकालिक ये हो गई, फिर गया। समझ गए आप लोग? तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, जो काम घटना पहले घटित हो जाए। अच्छा आगे समझो आप लोग थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ है नाम धातु क्रिया। ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनी हो, जो संज्ञा या विशेषण से बनी हो। जैसे नाम धातु क्या होती है, हाथ से क्या बनता है, हथियाना। लात से लतियाना। गर्भ से गर्भाना। लाज से लजाना। बात से बतियाना। रंग से रंगना। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। इसमें ना जाता आता है, ना लास्ट में हमें ना आएगा। क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर कह देता है कि ये इसमें कौन सी क्रिया है, नाम धातु प्रणा था, पूछ लेता है बाकी में, तो समझना इसको। ठीक है, आगे देखो संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया वो होती है जब एक से अधिक धातुएं यानी धातु क्रियाओं के योग से बनने वाली होती हैं। एक या एक से अधिक, जैसे एक से अधिक ही होगा संयुक्त मतलब। संयुक्त मतलब क्या होता है, एक से अधिक। रमेश घर पहुंच गया, तो पहुंचना हो जाएगा, गया हो जाएगा। सो गया, कूद पड़ा, रहने लगे। जब ये दो क्रियाएं एक साथ योग से बने, रहने लगे, कूद पड़े, सो गया, पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अगला आपका है द्विकर्मक क्रिया। दो कर्म वाली क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। माँ ने रमेश को सेब दिया, द्विकर्मक क्या हो जाएगी, रमेश को सेब दिया, दो काम किया यहाँ पे, रमेश को दिया सेब। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया को पूरा करे जो। जाते हैं, रहे हैं, भाई मैंने खाना खा चुका हूँ, मैंने कह दिया मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खाना मुख्य क्रिया हो गई और सहायक क्रिया चुका हूँ। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो पढ़ता क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया। हूँ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। तो ये होती सहायक क्रिया। समझ गए? अब आपके सामने आ जाता है वाच्य, यानी जिसे आप कहते हैं वॉइस। वाच्य आ जाता है। वाच्य में क्या है, अब इसको आप लोग समझो सही से। इसको क्या करना है, जैसे कर्ता या क्रिया का भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग। कर्ता या क्रिया या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, यही तो है। जैसे आपने नहीं पढ़ा होगा, पैसिव एक्टिव पैसिव पढ़े हैं, बस वही होता है। वाच्य के प्रकार क्या होते हैं, 3। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य हो जाएंगे आपके 3 प्रकार के, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अच्छा कृतवाच्य क्या होता है ये समझो। कृतवाच्य क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है इसमें, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार। जैसे कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता मेन होता है इसमें, और क्रिया का प्रयोग जो है वो कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, तो कर्ता हो गया, तो उनके हिसाब से क्रिया लगेगी। और कर्मवाच्य क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, यानी क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। रावण नहीं, राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा गया, तो किसी के द्वारा मारा गया,
किसको मारा गया? अरे राम ने रावण को मारा ना, रावण को मारा गया किसी के द्वारा, ठीक है। तो देखो जिसके द्वारा काम किया जाए वो तो होता है कर्ता, लेकिन यहाँ पर रावण को मारा गया, किसी को मारने का काम किया गया, तो हो जाएगा कर्म कारक। तो वहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, रावण को मारा गया। कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाया जाता है। जब काम स्वयं ना होकर कोई दूसरा काम करे, वहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है, पता होना चाहिए आपको, कर्म ये तो है। तो हो जाएगा कर्म, कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे भाववाच्य भी है। क्रिया की प्रधानता अधिकतर अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर मैंने बताया क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अधिकतर असमर्थता वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। पहचान है भाववाच्य की है, क्रिया की प्रधानता होती है। देखो यहाँ पर थोड़ा और समझो, अभी आपने समझा कि कर्तवाच्य क्या होता है, कि कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अधिकतर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अधिकतर असमर्थता वाले वाक्य होते हैं, अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। ये चीज़ें होती हैं इसमें, यही तो है। अब आगे देखो, जैसे एक और पहचान कर्ता प्लस से, कर्ता के साथ अगर से आ जाए तो वहाँ पे भाववाच्य है। जैसे पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, पक्षियों से। तुमसे सोया भी नहीं जाता है, अब चला जाए, चलो अब सोया जाए। तो क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे भाववाच्य के लिए। क्या हो जाएगा आपके, भाववाच्य की क्रिया। समझ गए? जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता है, निगेटिविटी भी यहाँ पर है। और पक्षियों से, तुमसे सोया भी नहीं जाता है, निगेटिविटी। अब चला जाए, मतलब थक गए हो बैठे बैठे, असमर्थता वाले वाक्य जहाँ पे हो, चलो अब सोया जाए, ये भी थकान महसूस हो रही है, असमर्थ हो गए हो, सो जाओ, ये भाववाच्य वाले हो जाएंगे, भाववाच्य। समझिए, भाववाच्य। अब देखो आप, अब इसको समझो, अव्यय यानी अविकारी शब्द। ये अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? आपने देखा होगा विकारी शब्द, विकारी शब्द मैं दिखा दूंगा आपको एक बार, आप ध्यान कर लेना थोड़ा सा, पीछे हम लोग निकल चुके थे। ये देखो, हम लोगों ने जब पढ़ा था शब्द के बारे में, संज्ञा तो टॉपिक था हमारा, शब्द के बारे में, तो यहाँ पे आया था निरर्थक शब्द में विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और इन अविकारी शब्द को ही हम लोगों ने क्या कहा था, अव्यय। अविकारी शब्द क्या कहलाते थे, अव्यय कहलाते थे। अब वही अविकारी शब्द, अव्यय वाले शब्द ही आपके सामने यहाँ पर हैं। बताओ, यही तो है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इनके बारे में पढ़ना है हमें। चलो अब यहाँ से फटाफट, ज़्यादा आगे आ गए हम लोग, वहीं पे चलना है हमें। ये आ गए अव्यय पर। इसमें क्या है यहाँ पर, ये समझो। अव्यय में कह रहा है कि अविकारी शब्द, कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अव्यय के मुख्य भेद कितने होते हैं, आप बताएंगे? 3 मुख्य भेद, 3। अब वैसे अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि अव्यय के भेद, डायरेक्ट पूछे तो बताएंगे आप 4। और इस प्रकार से क्वेश्चन कर दे कि अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, अगर मुख्य रूप से भेद पूछे तो आप बताएंगे 3, कि अव्यय के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, इस प्रकार से। अच्छा, अब आप लोग आगे समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यय के भेद 4। एक हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हो जाएंगे आपके 4।